मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं भारत में संविधान की विकास यात्रा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पीट से इंडिया एक्ट। उसके बाद में हमने चार्टर एक्ट पढ़े महत्वपूर्ण 1813, 1833, 1853। फिर इसके बाद में भारत परिषद अधिनियम पढ़े। परिषद अधिनियम कब कब? 1858, 1861, 1852। फिर हमने भारत शासन अधिनियम पढ़े। भारत शासन अधिनियम दो महत्वपूर्ण अधिनियम पढ़े, मार्लियामेंटल सुधार या भारत शासन अधिनियम 1909। क्या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी अर्जुन इसकी? भारत शासन अधिनियम 1909 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जिसके लिए फेमस है और आज तक वो विवाद का विषय बना हुआ है, क्या था? नहीं पता? कल क्लास अटेंड की थी? बेहतर होता नहीं करते। क्लास अटेंड करने के बाद में भी हमें नहीं पता है तो ऐसा पढ़ने का क्या मतलब है? हाँ, आप लोगों ने पता? सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन, मुस्लिमों को प्रथा से सीटें दी थी उन्होंने, उनके वोटर भी वही, प्रत्यक्ष भी वही, ये बात पढ़ी थी। ठीक। फिर भारत शासन अधिनियम 1919, मार्टेन्ग्यू चैम्सफोर्ड। मार्टेन्ग्यू कौन? भारत मंत्री, चैम्सफोर्ड वायसराय। और क्या था इनका? क्या सबसे महत्वपूर्ण खासियत क्या थी इसकी? प्रत्यक्ष निर्वाचन, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था और राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था और राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत विषयों को दो भागों में बांटा गया था, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय किसके पास में? गवर्नर जनरल, वायसराय की जो परिषद होती थी उसका जो मंत्री होता था उसके पास में होते थे। और आरक्षित विषय है जो वायसराय और उसकी परिषद के पास में होते थे। ठीक। और वहां किसको दे देते थे? मंत्री को दे देते थे हस्तांतरित विषय। आज हमें पढ़ना है भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे महत्वपूर्ण भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 बड़ी, मतलब भारत में इस समय क्या चल रहे थे? उथल पुथल। राजनीतिक दल जो है वो सक्रिय हो गए थे, पब्लिक जागरूक हो गई थी और सामाजिक सुधार आंदोलन भी उस समय चरम सीमा पर चल रहे थे। तो इसलिए और विश्व की परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलते जा रही थी। इस समय प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारियां चल रही थी, दिमाग में लड़ा जा रहा था द्वितीय विश्व युद्ध। तो युद्ध जैसा माहौल जिसे बोलते हैं, युद्ध जैसा माहौल, शीत युद्ध जैसी प्रक्रिया उस समय चल रही थी। तो अब जहां भारत जो है वो स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहा था, तो वह ब्रिटिश सरकार भी ये सोच रही थी कि कैसे इनको संतुष्ट कर दिया जाए, शांत कर दिया जाए कि ये स्वतंत्रता की मांग न करे, इनको थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ देते जाए ये संतुष्ट होते रहे और उग्र कोई आंदोलन न चला। इससे पहले गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया जा चुका था, बड़ा जन आंदोलन हो चुका था। ठीक है। फिर साइमन कमीशन भारत में आया। कब आया? 1927 में गठन हुआ और 1928 में भारत आया। भारतीयों ने उसका विरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने एक चुनौती दी भारतीयों को, भी आप, हम कोई कानून बनाते हैं तो आप उसका विरोध करते हो। ठीक। हम आप लोगों से विचार विमर्श करने के लिए कोई दल भेजते हैं तो आप उनको भगाते हो, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ के नारे लगाते हो।
तो एक काम करो, आप खुद ही अपना संविधान बना लो और हमें बता दो, लेकिन ऐसा संविधान बनाना जो क्या, हाँ बोलो, मुंह से शब्द निकालो। सर मतलब सभी के लिए समान, सभी के लिए समान हो, सबको मंजूर हो, सबको मंजूर हो भाई, कोई राजनीतिक दल ने उसका विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर हम जो बना रहे हैं वही ठीक है। और इस चुनौती को स्वीकार किया कांग्रेस ने, और क्या बनाया 1928 में नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट बनाई 1928। लेकिन मुस्लिम लीग ने उसका विरोध किया और जिन्ना साहब अपनी 14 सूत्री मांगे लेकर आ गए। तो ब्रिटिश सरकार को अच्छा मौका मिला, उन्होंने बोला अरे हट, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते हो, ब्रिटिश सरकार, हमारे नियम कानून सब सही है, तुम्हारे अंदर एकता नहीं है, इसलिए कोई भी चीज तुम्हें अच्छी नहीं दिखती। यदि गिलास में पानी दे दिया जाए तो कोई बोलेगा आधा खाली है और कोई बोलेगा आधा भरा है, और इसी बात पे तुम लड़ने लग जाते हो। इसमें ना गिलास की गलती है, न पानी की, न देने वाले की, सब काय का अंतर है, आप लोगों के सोच का तरीका अलग अलग है। अब उन्होंने बोला कि नहीं, अब बोला कि तुम एक काम करो, तुम हमारे यहाँ आ जाओ। कहाँ जाओ? हमारे यहाँ आ जाओ, लंदन में आ जाओ। लंदन में बुलाया और बोला अकेले मत आना। अकेले मतलब अर्जुन दल बल के साथ आना, सेना लेके आना नहीं, जितने भी राजनीतिक दल है उन सबके प्रतिनिधि आना। और हम क्या करेंगे, एक मेज बनाएंगे और उसके आसपास आप लोगों को बैठा लेंगे। और ऐसा मेज बनाकर आसपास क्यों बैठा लेंगे, लाइन में क्यों नहीं बैठा लेंगे? लाइन में क्यों नहीं बैठा लेंगे? लाइन में इसलिए नहीं बैठा लेंगे कि जो सबसे पहले रहेगा उसको ज्यादा बोलने का मौका मिल जाएगा, उसको ज्यादा सुनने का भी अवसर मिल जाएगा। इसलिए हम गोल मेज बनाएंगे कि सबको बराबर बराबर मौका मिले बोलने के लिए। तो कोई राजनीतिक दल फिर यहां से जाने के बाद विरोध न करे, जो यहाँ निष्कर्ष निकलेगा वो लागू होगा, वो मानना पड़ेगा। तो उन्होंने पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में 1931, दूसरा 1932 और तीसरा 1933, 3 गोलमेज सम्मेलन का हुए लंदन में आयोजित किए, लेकिन तीनों के कोई निष्कर्ष नहीं। पहले में कांग्रेस शामिल नहीं हुई, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ और गांधी जी फिर उसमें शामिल हुए। तो गांधी जी को जैसी आशा थी कि ये मैं लेके आऊंगा, वो कुछ मिला नहीं। और गांधी जी जैसे ही वहां से जहाज से नीचे उतरे और बोलते हैं कि मैं खाली हाथ आया हूं, आप लोगों के लिए कुछ भी लेकर नहीं आया। और ऊपर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो पृथक प्रतिनिधित्व की जो मांग थी वो स्वीकार हो गई। क्यों स्वीकार हो गई? क्योंकि 1909 में मुस्लिमों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया, 1919 में इसका विस्तार किया गया, सिखों को, ईसाइयों को भी पृथक प्रतिनिधित्व दे दिया गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि दलितों को भी पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाए, इनको भी पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाए। और इनकी मांग क्या हो गई? वहां पर स्वीकार हो गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये मांग उनकी स्वीकार हो गई। तो फिर गांधी जी ने इसका विरोध किया, आमरण अनशन शुरू किया। आमरण अनशन क्या होता है? मरने तक या तो हमारी बात को स्वीकार करें या फिर हम जान दे देंगे। फिर गांधी जी गए, भीमराव अंबेडकर जी गए कहां पे? पूना गए, पूना की यरवदा जेल, और वहां पूना पैक्ट हुआ, इनके बीच में समझौता हुआ। और फिर इन्होंने बोला कि अब हम जो है पृथक प्रतिनिधित्व नहीं, जो सामान्य सीटें हैं उसमें से ही इनको सीटें आवंटित की जाएगी, जो आज भी चल रहा है। SC ST का आरक्षण जो चल रहा है वो उसी मैटर का, पूना पैक्ट का जो समझौता हुआ था उसी के अनुसार चल रहा है। तो ये सब बातें जो अपन ने पढ़ी अभी, 1909 भारत शासन अधिनियम, 1919 भारत शासन अधिनियम, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट 1928, जिन्ना की 14 सूत्री
मांगे, गोलमेज सम्मेलन के निष्कर्ष, इन सभी को मिलाकर एक अधिनियम बनाया और उसे क्या बोलते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। इन सबके निष्कर्ष उसमें शामिल थे। इसलिए अब तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं या संविधान बनाने के लिए जो प्रोसेस हुई है उसमें सबसे बड़ा अधिनियम था। भारत का जो संविधान बना हुआ है, यदि क्वेश्चन बन जाए भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, और उसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे, ब्रिटेन के संविधान का, अमेरिका के संविधान का, गांधी जी की विचारधारा का, भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो काय का भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे ज्यादा, लगभग आधे से अधिक संविधान इसी में से लिया गया है। क्लियर? हम बोलते हैं कि ब्रिटेन से हमने ये लिया, दक्षिण अफ्रीका से ये लिया, जापान से ये लिया, ये सब बातें वो संविधानों की विशेषता तो है, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 में ये पहले से शामिल था, पहले से शामिल था। बात क्लियर हो गई एकदम? तो हम बात कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम। इसमें टोटल आर्टिकल कितने थे? टोटल आर्टिकल 321, टोटल आर्टिकल 321 और अनुसूची कितनी थी? 10, अनुसूची 10। क्या विशेषताएं थी इसकी? विशेषताएं, विशेषताएं यदि हम देखें तो जो प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली जो लागू की गई थी उसे समाप्त किया गया। प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया व उसी केंद्र में लागू किया गया, केंद्र में लागू किया गया। प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर उसे कहां लागू किया गया? केंद्र में। अब प्रांतों में तो एक ही शाखा, सारे विषय उन्हीं के पास में, लेकिन अब इसे कहां लागू किया गया? केंद्र में लागू किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत में एक फेडरल न्यायालय की स्थापना, भारत में एक फेडरल न्यायालय की स्थापना, मतलब संघीय न्यायालय की स्थापना, क्योंकि 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों में पहले हाई कोर्ट बनाया। पहले एक ही प्रांत था कलकत्ता, तो उसे क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774। फिर राज्यों का कॉन्सेप्ट आया तो फिर क्या बना है? हाई कोर्ट। अब कितने हाई कोर्ट हो गए? 11 प्रांत ब्रिटिश प्रांत थे, 11 हाई कोर्ट हो गए। अब इसमें क्या बोला? अब इनके जो विवाद है उनका निपटारा ब्रिटेन में नहीं करेंगे, यहीं कर देंगे। इसलिए क्या किया? एक फेडरल न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935। और स्थापना कब हुई थी? 1937 में स्थापना हुई, 1937 में, 1937 में। देखो ये हमारे नोट्स में से ही क्वेश्चन आया था, अखिल भारतीय संघ। क्यों गलत हुआ कि सही हुआ? आपका सही हुआ नहीं, उसमें उनने अखिल भारतीय की जगह भारतीय संघ दे दिया था। हाँ, अखिल भारतीय लगा पर उनने भारतीय संघ को ऐसा हाँ, ही दिया। और ऑप्शन में क्या दिया था? 1935 था या नहीं था? 1935 तो था, सही था ना? हाँ, पर उनने ये नहीं था सवाल, हाँ, अखिल भारतीय संघ के द्वारा क्या कहा गया। तो अखिल भारतीय भी ऑप्शन था, भारत संघीय ऐसा ऑप्शन था, हाँ, तो उन्होंने भारतीय संघ को सही दिया। हाँ, ठीक है, तो यही है, इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की बात की गई या भारतीय संघ की बात की गई।
ये अखिल भारतीय संघ, अखिल एक शब्द ही हमने गलत लिख दिया था। इसमें क्या है, ब्रिटिश भारत लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया गया। अब सही हो जाता है ना। एक भारतीय संघ का गठन किया गया, एक भारतीय संघ का गठन किया गया। भारतीय संघ का गठन किया गया। कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी? राज्यों में कल भी पढ़ा था, सर 8 राज्यों में थी। कब, कौन से अधिनियम के तहत? 1919 के। लेकिन इसमें क्या कर दिया, 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था, 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कंफ्यूज करने वाले। शक्तियों का विभाजन कैसे होगा युवने जी? उनको आपस में तोड़ के। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। कंटिन्यूटी होना चाहिए पढ़ाई में। मेहमान कलाकार की तरह आने से कोई फायदा नहीं होगा, न मुझे न आपको। ऐसे में तो क्या है, मेरा विचार बदलते जा रहा है धीरे धीरे, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद में उसका रिस्पांस कुछ न मिले, इतनी लापरवाही आप लोग करेंगे, तो मेरे लिए बड़ा कठिन हो रहा है ये काम करना। मुझे कंटिन्यू, 3 बच्चे हो तो 3 ही चाहिए, लेकिन कंटिन्यू चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें थोड़ा सा काम आ गया तो हम घर चले गए। मैं तो कभी छुट्टी नहीं करता, मेरे कितना भी अर्जेंट काम आ जाए। और आप लोग जब मर्जी आए तब, नींद 7 बजे खुली तो 7 बजे, 7:30 बजे खुली तो 7:30 बजे क्लास में चल जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शक्तियों का विभाजन जैसे अभी है ना, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां। तो ये जो कॉन्सेप्ट है अभी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है, और हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमने कहां से लिया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम। ठीक, तो शक्तियों का विभाजन, इसको डिटेल में लिखेंगे। 3 सूचियां बनाई गई, 3 सूचियां बनाई गई। एक संघ सूची, प्रांत सूची, और ऐसे लिखेंगे, एक संघ सूची, दूसरा प्रांत सूची, और तीसरा कौन सा होगा? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। देखो, संघ सूची मतलब केंद्रीय महत्व के विषय, सीधा सा मतलब है संघ सूची केंद्रीय महत्व के। संघ यानी क्या होता है? फेडरल, केंद्र, केंद्र जो संघीय महत्व के, जैसे मुद्रा, मध्य प्रदेश की मुद्रा अलग नहीं होगी, उत्तर प्रदेश की अलग नहीं होगी, पूरे देश में एक जैसी मुद्रा होगी। तो ये मुद्रा कौन सा, किसका विषय होगा? संघ सूची का विषय होगा। तो ऐसे जो केंद्रीय महत्व के है वो संघ सूची में, जो स्थानीय महत्व के हैं वो राज्य सूची में, वो राज्य सूची में। जैसे खदान वगैरह हो गया, पुलिस हो गया, पुलिस हो गया, ये राज्य सूची में। और जो समवर्ती सूची मतलब जो केंद्र के लिए भी महत्वपूर्ण है और
राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये समवर्ती सूची में, और इसके ऊपर दोनों सरकारें कानून बनाएगी, और दोनों सरकारों ने कानून बना दिया और दोनों में कुछ टकराव हो गया तो फिर केंद्र का लागू होगा, राज्य का अपने आप निरस्त हो जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये संघ सूची में केंद्रीय महत्व के विषय जैसे डाकतार, सेना, ये केंद्रीय सूची का विषय होगा, ठीक। और प्रांत सूची में जो स्थानीय महत्व के हैं, और समवर्ती सूची में जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और दोनों उसके ऊपर कानून भी बना सकते हैं। तो केंद्रीय सूची में या संघ सूची में थे 59 विषय, इसमें लिखेंगे, मैंने इसलिए ऐसा बताया 59, और वो कौन कौन से थे वो भी लिखेंगे। 59 थे। प्रांत सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36। 54 और ये 36। अब जो 2-2-3-3 जो महत्वपूर्ण है वो हम लिखेंगे। जैसे संघ सूची में मुद्रा, नौसेना, वायुसेना, विदेशी संबंध, जनगणना, राज्य सूची में पुलिस, शिक्षा, प्रांतीय लोक सेवा। अभी शिक्षा कौन से विषय में है हेमलता? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, प्रांतीय सूची में नहीं, ये तो 1935 में था। अभी का नहीं, समवर्ती सूची में है। और जब संविधान बना था 1950 में, तब कहाँ था? तब राज्य सूची में था। जैसे ये संविधान की कॉपी तो की है, तो राज्य सूची में था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में राज्य सूची में से उठाकर इसे समवर्ती सूची में, कौन कौन से विषय? शिक्षा और वन, इनको राज्य सूची से उठाकर कहाँ ले गए? समवर्ती सूची में ले गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। वो तो हमें आदत नहीं है करना याद करने की, तुम्हें जितना माथा फोड़ना है फोड़ लो करना, क्योंकि पहले भी 2-3 बार मैंने बता दिया होगा। तो क्लियर हो गया ये? कितने विषय? 3 सूचियां बनाएंगे। संघ सूची में 59, प्रांत सूची में 54, समवर्ती सूची में 36। समवर्ती सूची में दंड, विधि व प्रक्रिया, दंड, विधि व प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह व विवाह विच्छेद, ठीक है। अब ये 1937 में क्या बनाया? फेडरल न्यायालय, संघीय न्यायालय, अपीलों को सुनने के लिए बनाया था ये। जो हाई कोर्ट के जो अपीलें होगी उसको कहाँ सुना जाएगा? फेडरल न्यायालय में। और इससे पहले क्या होता था? इससे पहले अपीलें कहाँ होती थी? हाँ जी, ये क्वेश्चन बना था, मैंने भी दिया होगा। क्या था वहां से? प्रीवी काउंसिल, ये ब्रिटेन प्रीवी काउंसिल पर्सा वाला है ना? हाँ, प्रीवी काउंसिल पर्स कब हटाया गया? हाँ, प्रीवी पर्स कब हटाया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया ना। तो ये प्रीवी काउंसिल ये कहाँ होती थी? पहले ब्रिटेन में होती थी, लंदन में होती थी, और वहां इनकी अपीलें सुनी जाती थी। अब उसको हटा दिया और कहा एक फेडरल न्यायालय स्थापित किया गया, बोला यहीं पर अब तुम्हारी अपीलें सुनी जाएगी, यहीं पर निराकरण किया जाएगा। तो प्रीवी काउंसिल का कॉन्सेप्ट भी याद रखना। प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल को समाप्त कर दिया और फेडरल न्यायालय स्थापित किया गया उसकी जगह। प्रीवी काउंसिल क्या थी?
तो प्रिवी काउंसिल में राज्यों के जो हाई कोर्ट होते थे उसकी अपीलें सुनी जाती थी, ब्रिटेन में थी, और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे समाप्त कर इसके स्थान पर फेडरल न्यायालय स्थापित किया गया। ऐसा उत्तर हम लिखेंगे प्रिवी काउंसिल का। बर्मा को भारत से अलग किया गया, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। बर्मा को भारत से अलग किया गया, किस अधिनियम के तहत किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग किया गया। लेकिन कब किया गया? 1937 में, है ना। ऐसा नहीं कि इधर आदेश पारित हुआ और उधर चलो हटा दो इसको, ऐसा नहीं, वो विधिवत प्रक्रिया के तहत ही होगा ना, दावे आपत्ति सब कुछ लेंगे। तो 1937 में कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में द्विसत्तात्मक व्यवस्था थी। कौन कौन से थे? नाम लिखिए, क्या नहीं लिखे तो लिख लो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसका, छोटे छोटे अक्षर में वही लिख लो। आसाम, बंगाल, बिहार, आसाम, बंगाल, बिहार, बंबई, पहले बंबई प्रांत हुआ करता था, ठीक है, मद्रास और संयुक्त प्रांत। और क्या व्यवस्था की गई? एक बड़ा क्वेश्चन है, ये सामने ही लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप लोगों को ये सामने लिखा है, आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना, ठीक है। मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए, मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना, वैसे इसकी प्लानिंग पहले से चल रही थी। 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। ये जो प्रावधान था 1919 के एक्ट में था। 1919 में ये बोल दिया था कि एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, केंद्रीय बैंक होना चाहिए। फिर कौन सी समिति? हिल्टन यंग कमीशन 1924, है, और इसकी अनुशंसा आई कि नहीं, केंद्रीय बैंक होना चाहिए। फिर 1934 में क्या बना? आरबीआई एक्ट। 1934 में क्या बना? आरबीआई एक्ट बना, और उस एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। कैसे बैंक था ये? निजी शेयर धारकों का बैंक था, निजी शेयर धारकों का बैंक था। निजी शेयर धारक मतलब ये प्राइवेट बैंक टाइप था, निजी शेयर धारक, ठीक, निजी शेयर, सहकारिता पर आधारित निजी शेयर धारकों का बैंक था। अब जब देश आजाद हो गया, कब हुआ आजाद? 15 अगस्त भी याद है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। तो मांगे उठने लगी, वे जब देश आजाद हो गया, शेयर धारकों का बैंक है, कई तो ब्रिटिश व्यापारी है जिनके शेयर इसमें है, तो फिर ऐसा क्यों किया जाए? तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। जो शेयर धारक थे उनके पैसे उनको वापस कर दिया, पूरा ये राष्ट्रीय बैंक कर दिया। कब हुआ राष्ट्रीयकरण इसका? 1 जनवरी 1949, 1949। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। किस समिति के अनुशंसा पर? हिल्टन यंग कमीशन की। स्थापना का प्रावधान सबसे पहले किस एक्ट में किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919। ये सारी चीजें हमें इसमें याद रखना है। आरबीआई एक्ट 1934। आज भी जो भी कार्यवाही होती है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ही होती है। उसमें संशोधन हो रहा है, उसमें संशोधन बराबर हो रहा है। 1949 में संशोधन हुआ। जब जब ये मुद्रा में परिवर्तन वगैरह लाना होता है कि कितने का नोट बनाएंगे, कितने का नहीं, तो ये कहाँ सुधार करना पड़ेगा?
आरबीआई एक्ट 1934 में सुधार करना पड़ेगा। जैसे न्यूनतम कोष प्रणाली, आनुपातिक कोष प्रणाली, ये जब भी कोई परिवर्तन हो, जैसे अभी उस एक्ट में दिया है कि भारत जो आरबीआई है 10,000 तक का नोट छाप सकता है, तो 10,000 तक का नोट छापने तक इसमें आरबीआई एक्ट में संशोधन की आवश्यकता नहीं। जैसे अभी हमने 1,000 रुपए का नोट बंद कर दिया, मैंने नहीं किया, सरकार ने किया, नहीं तो आप बोलोगे आप ऐसा क्यों करते हो। और फिर उसकी जगह 2,000 का नोट छापना शुरू किया और अब वो भी बंद कर दिया। भाई ये सारे निर्णय ले सकते हैं क्योंकि आरबीआई एक्ट में 10,000 तक का नोट छापने का प्रावधान है। यदि 11,000 का, 20,000 का छापना हो तो फिर पहले उस एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा, संसद द्वारा उसे पारित करवाना होगा। क्लियर एकदम। आरबीआई का गठन किया गया। दलित जातियों, महिलाओं, दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मताधिकार का विस्तार हुआ। अगला पॉइंट है मताधिकार का विस्तार हुआ। विस्तार कैसे? क्योंकि हमने पहले पढ़ा था मत कौन दे सकता है, जो मैट्रिक पास हो, तो अब इसका विस्तार हुआ, उससे कम वाले भी वोट दे सकते हैं। ठीक, मताधिकार का विस्तार हुआ। लगभग 10% जनसंख्या को 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ का चार्ट कहाँ चला गया? आयोग निकल गया तो फिर फेंक दिया होगा उसको। अरे एक बार निकल जाता है दोबारा चिपक भी जाता है भाई। वो मेरे लिए बड़ा काम का है, इधर देख लेता हूँ तो नकल कर लेता हूँ मैं। आप लोगों ने उसी को हटा दिया तो कहाँ से नकल करूँ मैं? हाँ? और ये घोर लापरवाही के अंतर्गत आता है कि एक बार चीज निकल गई तब उसको तो वो जहां रखा होगा वहां से वो कचरे में पहुंच जाएगा। ऐसा मत किया करो। जिम्मेदारी आप सब लोगों की बनती है जरा यहाँ व्यवस्था करने की। अकेले अमरदीप ने ठेका लेके नहीं रखा है, उसको कोई मजदूरी नहीं देता मैं। आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक, देखना चाहिए कि ये चीज कहाँ गई, ये कहाँ हो गया, क्या हो गया, पता करना चाहिए आप लोगों को। तो 1935 में संघीय लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं, है ना? और 1950 में क्या हुआ? संघ लोक सेवा आयोग। दोनों में याद रखना। संघीय मतलब ये फेडरल है। फेडरल में क्या होगा? केंद्र के लिए भी भर्तियां करेगा और राज्यों के लिए भी करेगा, इसलिए संघीय बोला गया उसे। और संघ लोक सेवा आयोग, उसका कार्यक्षेत्र कम हो गया, वो सिर्फ संघ के लिए, केंद्र सरकार के लिए नियुक्ति करेगा। अभी क्या है? ये संघीय, फेडरल। तो संघीय में क्या? केंद्र और राज्य सबके लिए वो समान रूप से कार्य करेगा। तो लिखेंगे इसमें संघीय लोक सेवा आयोग प्रांतों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग, और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। आज भी होता है, आज भी होता है। और एक प्रावधान लिखेंगे, जो भारत सचिव का जो पद था, कब गठन हुआ था भारत सचिव के पद? 1858 में। उस भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया, इसलिए इसे मार्ले मिंटो या चेम्सफोर्ड जैसा कोई नाम दिया गया नहीं, क्योंकि सचिव का पद समाप्त कर दिया था। 1858 में बनाए गए
भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया। मतलब ये जो संघीय शासन प्रणाली वाले जो कॉन्सेप्ट आया, ये कब से आया? 1935 में। संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय, संघीय सरकार, ये सब फेडरल वाली जो बात आई है, भारत शासन अधिनियम 1935 से आई है। तो भारत सचिव और उसकी जो परिषद होती थी उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्लियर है? भारत शासन अधिनियम 1935। अब पूछा जाए कि इसको समाप्त क्या कमियां थी इसमें? क्या कमियां थी? तो फिर क्या लिखूंगा? फिर भारतीय ये तो नहीं चाहते थे, भारतीय ये तो नहीं चाहते थे ना। क्या चाहते थे भारतीय? जो चाहते थे वो तो इसमें था ही नहीं। क्या नहीं? स्वशासन की बात नहीं की इसमें। संविधान निर्माण की अलग से भारतीयों को संविधान निर्माण किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं थी। भारतीयों की जो कमियों में ये लिखेंगे, भारतीयों की जो मांगे थी उसे पूरा नहीं किया गया। स्वशासन की मांग को खारिज कर दिया गया। जो सांप्रदायिक निर्वाचन उसे कम करवाना था उसका विस्तार किया गया, उसका विस्तार किया गया। ये सारी बातें इसमें लिखेंगे कमियों में, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बनता है मेंस के लिए। ये तो प्री के लिए फैक्ट बौछार करने के लिए, लेकिन यदि मेंस में यदि क्वेश्चन पूछ लिया आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तो फिर तो हमें पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। क्लियर है? 11 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है, ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब हम लिखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उससे पहले हम कैबिनेट मिशन को पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर उसको हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे अपन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, फिर थोड़ी सी कहानी पढ़ते हैं। अब 1935 का भारत शासन अधिनियम बना, लागू कब हुआ? 1937 में। कल ही पढ़ लिया ना पहले। 1919 को कब समाप्त किया गया? 1937 में, जब ये लागू हुआ। तो 1937 में लागू हुआ। उसके बाद देखो तो क्या, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज है ना, और उन्होंने ये पूरा प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया विदेशों में। विदेशों में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। पूरा विश्व 2 गुटों में बटा था उस समय। कौन कौन से 2 गुट थे? आप एक आध क्वेश्चन का जवाब। गुड, बहुत ही शानदार। ये इसे बोलते हैं स्टूडेंट। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये मित्र राष्ट्रों में थे। धुरी राष्ट्रों में कौन थे उस समय? ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, इटली, ये धुरी राष्ट्रों में शामिल थे। इटली नहीं था उधर, इटली इधर था, उधर ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और जापान, ये धुरी राष्ट्रों में शामिल थे। और इनके बीच में प्रथम विश्व युद्ध को लेकर बदले की भावना। और भारत से कौन चले गए? सुभाष चंद्र बोस। हिटलर से मुलाकात की थी। हिटलर जैसे देश वेशभूषा वो पहनते थे, हिटलर की वेशभूषा वो पहनते थे। अब उसी बीच में क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन आया भारत में। भाई युद्ध चल रहा है, इनको शांत करवा देते। सुभाष चंद्र बोस बोलते थे कि युद्ध का माहौल है, ऐसे समय में यदि हम इनसे बदला ले तो हो सकता है हमारी बातों को मान ले। और गांधी जी अहिंसावादी थे। वो क्या बोलते थे कि जब दुश्मन मुसीबत में हो तब हमें उससे दुश्मनी नहीं निकालना चाहिए, तब नहीं, तब उसे ये विजय हमारी स्थायी नहीं होगी। वो बोलते थे कि ये विजय फिर हमारी स्थायी
नहीं होगी, क्योंकि जब वो संभलेगा तब वो हमसे बदला ले लेगा। उसके मन में थोड़ा सा कुछ अलग ही व्यवहार रहेगा। तो भाई नहीं, दुश्मन अभी परेशानी में है तो अभी हमें उसका सहयोग करना चाहिए, वो ऐसा बोलते थे। और सुभाष चंद्र बोस जी की क्या विचारधारा थी, अच्छा मौका है, ऐसे में हम अपना काम करवा सकते हैं। और विवाद और त्रिपुरी संकट हो गए, सब कुछ हम पढ़े। क्रिप्स मिशन असफल, विश्व युद्ध चल रहा है। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी बड़े स्तर पर। अब अंग्रेजों के पास में कुछ बचा ही नहीं था। बड़े बड़े वादे किए उन्होंने, जैसे युद्ध समाप्त होता है कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा, तुम्हें स्वतंत्र किया जाएगा, ये वो ढेर सारी बातें उन्होंने की। अब एकाएक स्वतंत्र तो कर नहीं सकते, ऐसे थोड़ी युद्ध समाप्त हो गया। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषणा की गई, संधि तो हुई, अंतरराष्ट्रीय क्या यूएनओ जो बना, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें भी ये बात उठने लग गई कि नहीं, जितने भी गुलाम देश है उसको स्वतंत्र किया जाए। ब्रिटेन के ऊपर क्या पड़ा, अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ने लगा। भारतीय राजनेता भी इधर से और अंतरराष्ट्रीय दबाव भी उनके ऊपर पड़ने लगा। तो अब क्या किया जाए, तो बोले कि थोड़ा इसमें सुधार करते हैं। और उन्होंने सोचा 2-4-5 साल का और मौका मिल जाए हमें शोषण करने के लिए, तो ऐसा कुछ कर देते हैं। तो उन्होंने क्या भेजा, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन कब भेजा था, 1946 में। 3 सदस्य थे इसमें कैबिनेट मिशन में, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर A.V. अलेक्जेंडर और क्रिप्स। ठीक, ये 3 सदस्य थे इसमें, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इसके जो चेयरमैन थे वो पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। जो क्रिप्स थे वो कौन थे, सैन्य मंत्री थे, सेना के सैन्य मंत्री थे। ये इनका 3 सदस्यीय एक दल आया और इन्होंने अपनी एक योजना प्रस्तुत की। और उसकी क्या, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाए। भारत सरकार पर या भारत पर, दूसरा पॉइंट, भारत पर ब्रिटिश सरकार की संप्रभुता ब्रिटिश सरकार की संप्रभुता को समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। भारत पर ब्रिटिश सरकार की संप्रभुता को समाप्त कर दिया जाएगा। 2 बार बोले ना मैंने लाइन, या 3 बार बोले, इसका मतलब समझना है क्या, हेमलता? जो ब्रिटिश का शासन है जो भारत पर कर रहे थे वो समाप्त कर दिया जाएगा। आप समझे अर्जुन को? हाँ, क्या समझे? स्वतंत्रता दी जाएगी। आप क्या समझे अमरदीप? यही चीज आपकी समझे। तो फिर भारत अपने निर्णय खुद लेगा, जो ब्रिटिश के निर्णय भाई सीधी सी बात है कि आपने बोला कि हम स्वतंत्र कर देंगे और अभी भी बोल रहे हैं कर देंगे, लेकिन आपका कर देंगे आएगा कब? भाई हमें तो आज चाहिए ना। आपने बोला द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाए फिर कर देंगे, अब समाप्त हो गया 1945 में।
1946 में भेजा और अब भी क्या बोल रहे हैं आप? कर देंगे, लेकिन कब? और 15 साल, 20 साल, 50 साल, मतलब ये तो स्वाभाविक सी बात हो गई है, जैसे आज की नेता नगरी वाली, या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वैसी बात हो गई। फाइनल उन्होंने कोई डिसीजन लिया क्या भारत के लिए? नहीं। और पब्लिक को क्या आशा थी? फाइनल डिसीजन होगा, फाइनल डिसीजन होगा, कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन उन्होंने वही आशावादी दृष्टिकोण, पुराना चेक जिसकी डेट चली गई है, ये वाली बात की उन्होंने। क्रिप्स मिशन में भी यही बोला था, क्रिप्स मिशन में भी ऐसे ही कुछ बोला था। लेकिन अब भारतीयों को तो ये नहीं चाहिए था। अब उनको मालूम है कि ये वादे और ये हमें नहीं चाहिए, हमें सीधा कार्य चाहिए। तो बात समझ में आ गई? अब समझ में आया हेमलता क्या पूछना चाह रहा था मैं? कभी कभी उसको भी समझा करो जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो भारतीय रियासतों को, अगला पॉइंट है, भारतीय रियासतों को यह छूट होगी कि वे संघ में सम्मिलित हो या स्वतंत्र रहे, संघ में सम्मिलित हो या स्वतंत्र रहे। अब जो 1935 में बात आई थी ना अमरदीप, अखिल भारतीय संघ की 1935 में, लेकिन वो स्वीकार नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उसमें यही कंडीशन थी कि 11 प्रांत तो अखिल भारतीय संघ में रहेंगे, लेकिन देशी रियासतें अपनी इच्छा पर, अपनी इच्छा पर। अब कोई महाराजा क्यों चाहेगा कि हम किसी सरकार के अधीन हो जाए? स्वतंत्र राजा कोई गुलाम होना चाहेगा क्या? नहीं। तो वो हाथी पे बैठने का शौक उनको, अब उनके हाथी अंग्रेज लेके चल जाए तो वो देंगे क्या? नहीं। उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने मना कर दिया था कि हम किसी संघ वंघ में शामिल नहीं होंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। अभी भी यही बात की उन्होंने। तो भाई रियासतें काहे को स्वतंत्र? वो अब सहयोग भी नहीं करेगी। जो क्रांतिकारी या जो नेता लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, बोलेंगे तुम करो, हम नहीं करेंगे, ये बात होती थी। तो अब फिर फूट डालो वाली बात हो गई ना यहाँ पर। भाई इनको भी बोल देते तुम्हारा भी कंपलसरी होगा, तो फिर वो बोलते हैं कि हम संघ वंघ में शामिल नहीं होंगे, हमें स्वतंत्र कर दो, सीधा सा बोलते फिर वो। लेकिन अभी बोला कि तुम अलग ही स्वतंत्र रहो, तो वो तो खुश होगी। तो वो रियासतें फिर दिक्कत वहां पे। क्लियर हो गया? भारतीय रियासतों को यह छूट होगी कि वे संघ में सम्मिलित हो या स्वतंत्र रहे। एक अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाएगी। अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाएगी, जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। और कब बनी थी ये सरकार, अंतरिम सरकार? 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अंतरिम सरकार वगैरह अभी यहाँ नहीं उलझते, हमारे टॉपिक में भी नहीं था ये कैबिनेट मिशन। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें थी संविधान के लिए, इसलिए हमने इसे ले लिया। कोई महत्वपूर्ण नहीं, जब हम हिस्ट्री में इसे पढ़ेंगे तो महत्वपूर्ण होगा। कैबिनेट मिशन क्यों इसका भारतीयों ने विरोध किया, फिर क्यों इसे स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने सबसे ज्यादा विरोध किया था कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन का क्यों विरोध किया था? क्योंकि उसमें पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया। वो अंतरिम सरकार में भी शामिल नहीं होना चाहते थे। 2 सितंबर को सरकार का गठन हो गया, लेकिन ये अक्टूबर में शामिल हुए थे। अक्टूबर में क्यों? इसलिए नहीं कि सरकार चलाना चाहते थे, इसलिए क्योंकि वो विरोध करना चाहते थे। और फिर उन्होंने एक साथ में इस्तीफा दे दिया और मुक्ति दिवस उनके द्वारा मनाया गया था। हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसे, लेकिन वो हिस्ट्री का टॉपिक है, हिस्ट्री में पढ़ेंगे उसे। ठीक, अभी हम पढ़ते हैं आज का अंतिम टॉपिक, भारत
स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये कहाँ प्रस्तुत किया गया था ये? हाँ? ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। और ये प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 प्रस्तुत किया गया। कब? 4 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद में। देखो मैं कितना अच्छे से लिखाता हूँ ना अमरदीप। और यही मैं कल टेस्ट में दूंगा तो आप क्या लिखोगे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था भी लिखोगे। नहीं लिखा तो 1 नंबर कट जाएगा आपका, है ऐसी मानसिकता है आपकी। तो हमें फैक्ट इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है जो देखने में भी अच्छे लगते हैं। जो अनावश्यक शब्द है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्रस्तुत 4 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद में, ऐसे हमें लिखना है। पारित कब किया गया? पारित 18 जुलाई 1947। पारित 18 जुलाई 1947 किसने पारित किया? ब्रिटिश संसद ने। ब्रिटिश संसद ने। क्या हुआ कि जब ये कैबिनेट मिशन वगैरह सब कुछ असफल हो गया और उस समय कौन थे? भारत के जो वायसराय थे वेबल। कौन थे? वेबल। वेबल योजना और ये वो सब कुछ आया। उन्होंने बोला भी था कि हम इससे पहले जो है भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि नहीं, अभी ये प्रोसेस जो है वो धीरे हो रही है और हमें जल्दी से कोई कदम उठाना है, क्योंकि पब्लिक जागरूक हो गई। अब कोई फायदा बचा नहीं, जितना शोषण करना था लगभग शोषण कर लिया। तो अब क्या मतलब है? तो उन्होंने सोचा अब छोड़ दिया जाए। क्रांतिकारियों का इतना प्रयास, गांधीवादी सिद्धांत, सब कुछ मतलब अपनी चरम स्थिति पर पहुंच गए थे। अब अंग्रेजों के लिए यहाँ शासन करना मुश्किल हो रहा था। ठीक। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो जैसा का वैसा छोड़ के भी नहीं जा सकते थे। जैसा का वैसा छोड़ के, तो इतनी विवादित स्थिति यहाँ पर। मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भाई जब तक कोई व्यवस्था करके न जाए, यदि कोई पिता बच्चों के बीच में बंटवारा किए बगैर मर जाए तो झगड़ा हो जाता है। बच्चों के बीच में एक दूसरे को मारना शुरू कर देते। तो वो स्थिति भारत में भी हो सकती थी। तो इसलिए वो चाहते थे कि जाने से पहले हम थोड़ा सा व्यवस्थित तो करके चले जाए ताकि ये आगे शासन करते रहे। भारतीय जो प्रबुद्ध वर्ग के जो राजनीतिज्ञ थे वो भी यही चाहते थे, क्रमिक सुधार चाहते थे, धीरे धीरे सुधार हो ताकि व्यवस्थित यहाँ पे शासन की स्थापना हो सके। तो इसलिए ये सब बात चल रही थी। तो उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1947 पारित किया। कब? 18 जुलाई 1947। मुस्लिम लीग बार बार मांग कर रही थी काय के लिए? पृथक पाकिस्तान के लिए। पृथक पाकिस्तान के लिए कांग्रेस देना नहीं चाहती थी। बोलते थे कि नहीं, गांधी जी बोलते थे कि मेरे शरीर के 2 टुकड़े हो सकते हैं लेकिन भारत के 2 टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब और जो कट्टरपंथी थे, इतना खून खराबा हुआ उस समय भारत में। बड़ा क्वेश्चन बनता है। 2 बार लिखा है मैंने, 2 बार इस क्वेश्चन को लिखा है मेंस में। किन परिस्थितियों में गांधी जी ने भारत के विभाजन को स्वीकार किया गया? मेंस का क्वेश्चन है। सोचो 1 लाइन का क्वेश्चन कितना लिखना होगा, उसमें पूरा हिस्ट्री लिखना था। ये सब, ये सारी बातें, कैबिनेट मिशन और उसका विरोध, अंतरिम सरकार, मुस्लिम लीग द्वारा उसका विरोध, मुक्ति दिवस, ये सारी बातें इसमें लिखना था। तो किन परिस्थितियों में, तो कितना बड़ा मतलब हत्या, जैसे गदर फिल्म देखते हैं ना, उसमें दिखाया गया है। यही वाली कहानी को उसमें बताया गया है। अभी गदर 2 भी आई है, देख लिया आप लोगों ने? अमरदीप, आप तो गए ही होंगे। नहीं सर जी, नमस्ते। तो
इतने मतलब पाकिस्तान से हिंदुओं को और फिर उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इधर से मुस्लिमों को। यही होती है बदले की बात। बहुत अधिक नरसंहार देखकर फिर गांधी जी भी इस बात के लिए स्वीकार हो गए कि इसके अलावा अब दूसरा कोई उपाय नहीं बचा है, और फिर इस अधिनियम को स्वीकार करना पड़ा। और इस अधिनियम में सीधा सा लिखा था भारत का विभाजन। 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी। पहले समझा देता हूं, 2 अधिराज्यों की स्थापना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। देशी रियासतों के लिए यही था, या तो हिंदुस्तान में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। इसी एक कंडिका के कारण जम्मू कश्मीर का विवाद अभी तक चल रहा है। ये कंडिका के कारण बोलते हैं ना, अंग्रेज चले गए लेकिन अपने बीज छोड़ के चले गए। तो ये उनके विवादित निर्णय थे जो आज भी हमें भुगतना पड़ रहा है। एक, जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, भाई दोनों प्रांत तो अलग अलग हो जाएंगे लेकिन शासन किस आधार पर करेंगे। तो जब तक अपने अपने देश के लिए संविधान का निर्माण नहीं किया जाता तब तक शासन किसके अनुसार, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। बस ये उसकी कंडिकाएं थी। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1947 कब प्रस्तुत किया गया? 4 जुलाई 1947 को। पारित कब हुआ? 18 जुलाई 1947 को। कुल धाराएं कितनी थी इसमें? 20। कुल धाराएं 20। कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं इसमें। नंबर 1, 2 अधिराज्य हिंदुस्तान और पाकिस्तान की स्थापना। जब तक संविधान न बन जाए तब तक शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा। अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? ब्रिटिश सम्राट, इंग्लैंड का सम्राट करेगा। देशी रियासतों के लिए यह स्वतंत्रता थी कि वह हिंदुस्तान या पाकिस्तान में शामिल हो जाए। हिंदुस्तान या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। भारत सचिव के स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। ये भी एक प्रावधान था लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। राष्ट्रमंडल सचिव की
नियुक्ति की जाएगी। रेडक्लिफ आयोग का गठन, ये काय के लिए हुआ था? रेडक्लिफ आयोग का गठन। देखो कुछ प्रांत ऐसे थे जो पूर्ण रूप से मुस्लिम बहुल थे, जैसे सिंध, तो उसको सीधा पाकिस्तान में देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ प्रांत ऐसे थे जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों जनसंख्या रही थी, तो इसका क्या होना था? विभाजन होना था। तो विभाजन के लिए रेडक्लिफ आयोग का गठन, रेडक्लिफ आयोग का गठन। और इन्होंने दो प्रांतों का विभाजन किया, कौन से? पंजाब और बंगाल। तो पूर्वी पंजाब किसको मिला? पूर्वी पंजाब भारत को ये देखो। पूर्वी पंजाब तो ये मैप बनाते हैं अपन, ये है ना। पंजाब कहां पर है? यहां पर। और बंगाल है ना, दोनों का विभाजन होना है, दोनों का विभाजन होना है, दोनों का विभाजन। अभी पश्चिम बंगाल कहां पर है अमरदीप? ये यहाँ पर है, ये बंगाल है ना, ये बंगाल है और ये क्या है? पंजाब। अब इसका विभाजन होगा दो भागों में और इसका विभाजन भी होगा दो भागों में, तो इधर का कौन सा होगा? पूर्वी, और इधर का कौन सा होगा? पश्चिमी। इधर का भी होगा पूर्वी और इधर का कौन सा होगा? पश्चिमी। तो पूर्वी पंजाब किसको मिला? पाकिस्तान को। और पश्चिमी पंजाब किसको मिला? भारत को। ये भारत में रहेगा पश्चिमी पंजाब। उल्टा हो गया। कैसे? इधर मतलब पश्चिम पश्चिम इधर साइड। हाँ ठीक है, आप समझ गए, उतना ही बहुत है। ये इधर वाला है। उसके हिसाब से सर हमने सही बोला। नहीं, गलत बोला, इसके हिसाब से गलत बोल दिया आपने। इसको ये दो भागों में, ये दो भाग हो गए, तो इसका ये वाला पार्ट कौन सा होगा? पूर्वी। और ये कौन सा होगा? नहीं, इधर वाला पश्चिम। पक्कों में, ठीक है। पहले इसको समझते हैं। ये बंगाल है, इधर का भाग पूर्वी और इधर का पश्चिमी, ठीक है। तो पूर्वी बंगाल जो है वो किसको मिला? बांग्लादेश। ये बांग्लादेश बना है ना। पहले पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे और फिर क्या बना? 1971 में बांग्लादेश। और ये बंगाल जो है ये पश्चिम बंगाल, ये कहाँ रह गया? भारत में, ठीक। इसी प्रकार इसको भी देखते हैं, तो इधर वाला पार्ट कौन सा होगा? इधर वाला पार्ट कौन सा होगा? पश्चिमी, है ना। और इधर वाला पार्ट पूर्वी। तो पश्चिमी पंजाब जो है वो किसको मिला? पाकिस्तान को। और पूर्वी पंजाब किसको मिला? भारत। पूर्वी पंजाब भारत को। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि हम फ्लो में पढ़ते हैं तो उस चीज को थोड़ा सा क्लियर नहीं करते और जैसा का वैसा आंसर दे देते हैं। इसी प्रकार आसाम में थोड़ा सा विवादित क्षेत्र था। आसाम में मतलब ये उन प्रांतों की बात करें, 11 प्रांतों की बात कर रहे हैं, क्योंकि आसाम भी उस समय प्रांत था। तो आसाम का सिलहट जिला, आसाम का सिलहट जिला, आसाम का सिलहट जिला, यह क्या हुआ था? जनमत संग्रह हुआ। और जनमत संग्रह में उसने क्या बोला? पूर्वी पाकिस्तान में जाएंगे, बांग्लादेश में शामिल हो गया। तो इसके लिए कौन सा आयोग गठित किया था? रेडक्लिफ आयोग। तो इसलिए तो बोले तो भारत और पाकिस्तान के बीच की विभाजन रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा। ये इसने रेडक्लिफ आयोग ने लिया था, कितने? 1947 में, 1947 में, ठीक। अब हमने जो बीच में छोड़ दिया संविधान सभा वाला पार्ट, जो 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत गठित हुआ था, कल पढ़ेंगे हम। कल का जो वीडियो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और तो मिलते हैं कल ऐसे बेहतर क्लास के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।